हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। ये हमारी रीजनिंग की वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये दोनों ही पार्ट 2020 में जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आए थे उनके ऊपर बने हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और ये बचे हुए क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक वीडियो में सब क्वेश्चंस अपलोड नहीं किए थे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो स्टेटमेंट्स को पढ़कर हम लोग कंक्लूजन देखेंगे, उसके बाद बताएंगे कि क्या करेक्ट ऑप्शन है। तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स एंड सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। तो हमें कंक्लूजन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्या सही है क्या नहीं। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या है व्हेन डायग्राम बनाते हैं। कौन सा डायग्राम बनाते हैं, व्हेन। यस, तो अब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट में, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। तो हमने यहाँ एक सर्कल बनाया, उसके अंदर लिख दिया एल, मतलब सारे लैपटॉप जो हैं वो कंप्यूटर्स हैं। तो हम और अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। अब एक मिनट रुको, देखो हमने यहाँ पे बनाया ये लैपटॉप्स, ठीक है। अब हम एक और सर्कल बनाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे कंप्यूटर। यही स्टेटमेंट था, ऑल लैपटॉप्स आर कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट क्या है, सम लैपटॉप्स आर नोटबुक्स। अब इसमें लैपटॉप्स बोला है, क्या है बोला है कि कुछ लैपटॉप्स नोटबुक्स हैं। तो हम अगर इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे एन, ठीक है। तो ये नोटबुक्स हैं। अब आप देख रहे हैं हमने अपना पूरा वेन डायग्राम जो है वो बना लिया है। अब कंक्लूजन पे दे चलते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स। कुछ नोटबुक्स हमारी कंप्यूटर्स हैं। तो देखिए ये हैं, हाँ बिल्कुल हैं कि जो नोटबुक्स हैं वो हमारी कुछ कंप्यूटर्स हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा कंक्लूजन करेक्ट है। सेकंड क्या है, ऑल नोटबुक्स आर कंप्यूटर्स, कि सारी नोटबुक्स कंप्यूटर हैं। नहीं, सारी नोटबुक्स कंप्यूटर नहीं है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वो है रोंग। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। तो ऑप्शंस में देखिए क्या है, ऑप्शन फर्स्ट में है ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, कि सिर्फ जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो ही फॉलो करता है हमारी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, रिया गोज 30 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देन आफ्टर टर्निंग टू हर राइट शी गोज 15 किलोमीटर। अब इसमें देखिए, इसमें हम कैसे करेंगे, पहले हम इसमें अपनी डायरेक्शंस लिख लेते हैं क्योंकि नॉर्थ उसकी बात हो रही है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है, इसी का बात हो रहा है। अब जब भी हम इसे स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेंटर से शुरू करते हैं। अब इन्होंने क्या बोला है, रिया जो है वो क्या कर रही है, वो 30 किलोमीटर्स जा रही है नॉर्थ की साइड, ठीक है, फिक्स पॉइंट से। तो हमारा 30 किलोमीटर्स कैसे होगा, तो पहले रिया जो है वो क्या कर रही है, फिक्स पॉइंट से 30 किलोमीटर्स नॉर्थ की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 30 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या बोला है, वो राइट टर्न करती है और 15 किलोमीटर जाती है। अब वो हाँ नॉर्थ पे जब वो राइट टर्न करेगी तो वो ईस्ट की डायरेक्शन की साइड जाएगी। तो यहाँ से वो क्या जाती है, वो जा रही है ईस्ट में 15 किलोमीटर्स, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, आफ्टर टर्निंग टू हर राइट शी गोज 30 किलोमीटर। वो यहाँ से भी राइट डायरेक्शन लेती है और कितना जाती है, 30 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम लोग सेम बनाएंगे, ये भी हो गया 30 किलोमीटर्स। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ फार एंड इन व्हाट डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर गई है और किस डायरेक्शन में गई है। तो यहाँ ये देखो 30 है, ऊपर 15 है, तो ये भी कितना हो गया, 15 किलोमीटर। और कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, 15 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पे अपना टिक कर देंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो बार बार आते हैं। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की आप लोगों को ज़रूर करना है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है given below are one question and two statements, number first and second, and you have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and give the answer. यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, स्टेटमेंट्स पढ़नी है और उसके बाद बताना है कैसे इसका डायरेक्शन जो है वो बैठ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, क्योंकि ये भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही जैसे हमने अपने लास्ट क्वेश्चन में किया था डायरेक्शंस लिख लेंगे, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। ओके, तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या कह रहा है, पॉइंट एस इज़ 4 मीटर अवे इन ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट पी। तो अब देखिए अगर हमारा यहाँ स्टार्टिंग में पॉइंट पी है तो जो एस पॉइंट है वो कहाँ है, 4 मीटर अवे है, कहाँ पर, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एस और ये कितना अवे है, 4 मीटर अवे। नेक्स्ट आगे क्या बात कर रहे हैं, पॉइंट टी जो है हमारा वो 2 मीटर डिस्टेंस पे है नॉर्थ पे एस के पॉइंट से। तो एस का है हमारा यहाँ, एस से हमारा नॉर्थ का है यहाँ पर, तो मतलब ऊपर जाएगा ये हमारा। तो यहाँ पर एस से देखो हम बनाएंगे इसे, एस से ये हमारा ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस पे है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है कि पॉइंट क्यू जो है हमारा वो नॉर्थ वेस्ट में है पॉइंट टी के। तो पॉइंट टी के हमारा जो है वो क्यू उसमें है, तो पॉइंट टी कहाँ था हमारा, ये पॉइंट टी था। ठीक है, अब हमें क्यू बनाना है, तो नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ की बात हो रही है, तो ये कैसे जाएगा क्यू हमारा, इस साइड जाएगा, राइट, ये नॉर्थ वेस्ट की साइड जा रहा है, तो ये हो गया हमारा क्यू। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। हमें पी एंड क्यू के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमें, लेकिन हम ये वाला डिस्टेंस नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें टी और क्यू का डिस्टेंस नहीं पता है। तो मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो इनफ नहीं है। अब इसका आंसर करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑप्शंस देखने होंगे। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ऑप्शंस देखने होते हैं। जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, द डाटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन while the data in statement second alone is not sufficient to answer the question। कि जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या हमारा आंसर देने में सफिशिएंट है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्यू की बात ही नहीं हुई है, पॉइंट क्यू की बात सेकंड स्टेटमेंट में हुई है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो इनफ नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, द डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नो, ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ यहाँ पर पी की बात नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग स्टेटमेंट सेकंड भी जो है वो अकेली इनफ नहीं है आंसर करने के लिए क्वेश्चन को। थर्ड बात कर रहा है, द डाटा इधर इन स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन और इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, कि क्या ये जो हैं वो इनफ है क्वेश्चन देने के लिए दोनों, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है, द डाटा इवन इन बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। यस, दोनों का जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही इनफ नहीं है हमारा आंसर देने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो हमारा करेक्ट है। क्योंकि देखो हमारी टी और क्यू का डिस्टेंस नहीं बताया है, तो दोनों सफिशिएंट स्टेटमेंट्स में सफिशिएंट हमें वो नहीं दिया गया है, डाटा नहीं दिया गया है, क्योंकि हमें टी और क्यू का डिस्टेंस नहीं पता, तो हम पी और क्यू का कैसे निकालेंगे, तो इसलिए ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे डिस्टेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करते रहना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इन अ सर्टेन कोड पैन इज रिटन एज 31, PA एंड PAR एज 35, इन दिस कोड PAT इज रिटन एज। बहुत ईजी है, इसको देखो अल्फ़ाबेट का हमें पता होना चाहिए। पहले हम लिखेंगे पैन, ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम PAR पार, और यहाँ पर PAT, ओके। तो अब बताओ आप मुझे कि जो P है अल्फ़ाबेट में वो कौन से नंबर पे आता है, 16 पे आता है, A किस पे आता है, 1 पे आता है, और N किस पे आता है, N आता है 14 नंबर पे। ठीक है, तो वैसे ही P यहाँ पर किस पे आता है, 16 पे आता है, A आता है 1 पे, और R किस पे आता है, R आता है हमारा 18 पे। और उसके बाद हमें अब देखो हमारा जो ये PAN में है, अब हम करेंगे 16 + 1 + 14, क्या बन रहा है इन सब का टोटल, इन सब का टोटल बन रहा है 31। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे 16 + 1 + 14 को, तो हमारा टोटल क्या आएगा
31। और ऐसे ही हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे 16 + 1 + 18, तो हमारा टोटल क्या आएगा 35। तो अब ऐसे ही हमें PAT पैट का बताना है। P कौन से नंबर पे आता है? P आता है हमारा 16 पे, A आता है हमारा 1 पर और T आता है हमारा 20 पर। तो क्योंकि इनका भी एक सीक्वेंस बन रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे प्लस कर देंगे। प्लस करने पे हमारा यहाँ टोटल आएगा 37। अब देखो ऑप्शन में 37 है, यस ऑप्शन में 37 है, ऑप्शन सेकंड इज़ करेक्ट। तो देख रहे हो आप कि किस तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वो इतना इजी होता है स्कोर करना, और हम लोग बहुत ही ऐसे अगर प्रैक्टिस करें तो बहुत ही आराम से अपने मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको ध्यान से समझिएगा, ये रिलेशन के ऊपर है। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आता ही है, पेपर में आना ही होता है, तो इसके ऊपर हम देखेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 59 है, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वीमेन सेड his brother's father is the only son of my grandfather. How is the woman related to the man in photograph? कुछ बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे ही बिना डायग्राम्स के भी पॉइंट आउट कर लेते हैं और रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा डायग्राम से बताऊँगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली जनरेशन्स बनाते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहले एक छोटा सा मैं बता दूँ आप लोग को ट्रिक, कि जो यहाँ पर मैं प्लस लगाऊँगी उस प्लस का मतलब होता है मेल, और जो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाएंगे वो होता है फीमेल। ओके, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं जनरेशन बनाना। तो ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक विमेन है, वो फोटोग्राफ में पॉइंट आउट करते हुए बोल रही है हिज ब्रदर्स फादर इज़ दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ब्रदर क्या हो गया, मेल है, M लिख देते हैं। उसके बाद M के बाद उसने बोला हिज ब्रदर्स फादर, उसके भाई का फादर। तो भाई कौन हो गया, उसका N, और यहाँ पे हम प्लस डाल देते हैं, क्योंकि प्लस मैंने अभी आपको बताया मेल के लिए लगाया है क्योंकि भाई की बात हो रही है। तो उसने बोला है कि उसके जो ब्रदर का, इन दोनों का फादर जो है वो मतलब सेम है, क्योंकि बात की गई है, डायरेक्ट बोला है हिज ब्रदर्स फादर, दोनों का फादर एक ही है। तो यहाँ पर हम फादर को एक ही लाइन में उसके लिखते हैं O, और यहाँ पे भी हम लिखेंगे प्लस क्योंकि वो भी मेल है, ठीक है। उसके बाद बात की है कि इज़ दी ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, कि ये जो है वो अकेला बेटा है मेरे ग्रैंडफादर का, विमेन के ग्रैंडफादर का। तो यहाँ पर हम ग्रैंडफादर को क्या लिखेंगे, P, यहाँ पे भी हम प्लस लगा लेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। उसके बाद हमसे पूछा है कि जो हाउ इज़ द विमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर अब देखो एक और हम, ये किसने बताया, ग्रैंडफादर किसके हैं, अकेला बेटा तो है लेकिन ये विमेन का भी ग्रैंडफादर है। तो ये विमेन जो है वो क्या हुई, पोती हुई। मतलब अगर वो उसकी बेटी होती तो हम सेकंड लाइन में एरो डाल के लिखते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि पोती है तो हम इसी जनरेशन की है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विमेन, ठीक है। लेकिन ये क्या है, फीमेल है, तो यहाँ पे हमने जो है अपना लगाया है माइनस। तो यहाँ पर अब आप देखो ये बन गया पूरा। अब इसमें देखो क्या रिलेशनशिप बैठ रहा है, अब उन्होंने बोला है ना। तो एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब बात की है हाउ इज़ द विमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो मतलब मैन बाद में लिखा है सेंटेंस में, तो यहाँ बात पूछा है कि मैन जो है वो क्या कहलाएगा विमेन को। देखो ये चीज़ ध्यान से करना, अगर पीछे विमेन लिखा होता तो रिलेशनशिप आंसर हमारा चेंज हो जाता, ठीक है। कि वुमेन क्या कहेगी भाई मैन को, विमेन क्या कहती, वो भाई है मेरा, ब्रदर है, लेकिन अभी तो चलो ब्रदर ऑप्शन में ही नहीं है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, मैन क्या कहेगा विमेन को। तो मैन क्या कहेगा विमेन को, क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, देखो भाई बहन का है, तो मैन क्या कहेगा विमेन को, सिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सेकंड जो है वो है करेक्ट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सिस्टर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। हर पेपर में 10-11 क्वेश्चन रीजनिंग के आते ही हैं, और देखो कितना इजी आता है। अगर प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़ा सा 2-3 दिन दे दोगे अच्छे से प्रैक्टिस करके, तो आप लोग बहुत ही इजी स्कोर कर सकते हो। अगर कोई भी और भी डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो हमारे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम सारी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।